नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज संडे सुबह की मॉर्निंग, हर हफ्ते हम आपसे जुड़ते हैं। इस बार भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर जुड़े हैं। अक्सर जब पेरेंट्स एज फ्रेंड्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपने सुना होगा कि काफ़ी हद तक वो स्कूल्स की और बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आजकल हॉट टॉपिक जो पेरेंट्स के बीच में बन गया है वो ये हो गया है कि मेरा बच्चा जो है बोलने में तो बहुत अच्छा है, आप उससे कुछ भी पूछ लो वो तोते की तरह बोलता है, पर जब लिखने की बात आती है ना तो वो लिखने को तैयार नहीं है। अगर लिखता है तो पेंसिल पकड़ता है और फिर यहाँ वहाँ देखता है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और कई बार तो मुझे अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है। तो ये सारे कंसर्न्स और वरीज जो हैं, उसके लिए आज का जो हमारा टॉक है आपके लिए एक मैजिकल वॉन्ड की तरह काम करने वाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो इस फील्ड के धुरंधर हैं, और आज आपके साथ वो सारे टिप्स और वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे जो एज अ पेरेंट हमें हमेशा वरी करती हैं अपने बच्चों की राइटिंग स्किल्स को लेकर। और कोविड का समय तो हम सब जानते ही रहे कि बच्चों ने वर्चुअल वे ऑफ लर्निंग सीखा, जहाँ पर राइटिंग जो है एज सच बहुत कम हो गई बच्चों के लिए, और वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी कम हो गए उनके लिए। सो इसमें बच्चों का या पेरेंट्स का या स्कूल का भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये साल ही बहुत ही चैलेंजेस भरा रहा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट एज टू इंट्रोड्यूस राइटिंग इन अर्ली ईयर्स। छोटे बच्चों में जब भी आप एज अ पेरेंट जाते हैं किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन लेने के लिए, तो कितना ज़रूरी है आपको भी पता चलना कि आपका बच्चा वहाँ पर कब पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाला है और कैसे पढ़ने वाला है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ चर्चा करेंगे डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिगीषा मैम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्पेशलिस्ट हैं। मैम करंटली कंसल्टेंट हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ। मैम एक्सटेंसिवली काम कर चुके हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स और यूनिसेफ के साथ। वहाँ पर ये टीचर ट्रेनिंग करते हैं, बिल्डिंग टीचर्स एंड टीचर ट्रेनर्स, और करिकुलम डेवलपमेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं मैम। मैम जो हैं, इन्हें एज अ ग्लोबल लीडर सिलेक्ट किया गया था वर्ल्ड फोरम फाउंडेशन इंडिया की तरफ से 2009 और 2010 में। मैम जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जो हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और मैम सुप्रिटेंडेंट ऑफ चेतन बालवाड़ी भी रह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हम रचना मैम से मिले थे कुछ हफ्ते पहले, तो मैम जो हैं वो उससे भी जुड़े हुए थे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि आज मैम हमारे साथ हैं। वैसे बहुत लोगों को शायद ये पता होगा कि मैम इतनी आसानी से किसी को मिलते नहीं हैं, बट वी आर रियली हैप्पी कि इस टॉपिक पे आई थिंक मैम से अच्छा कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस टॉपिक को, कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। सो वी हैव द राइट पर्सन हियर। सो पेरेंट्स, आप बहुत लकी हैं जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने और पेरेंट फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे मैसेजेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकें। सो बढ़ते हैं अब आगे। मैम, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की अर्ली ईयर्स में, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले तो ये जाने कि अर्ली ईयर्स है क्या, राइट? तो वैसे टेक्निकली तो अर्ली ईयर्स कहते हैं जब से बच्चा कंसीव होता है टू 8 ईयर्स ऑफ एज। आज जो हम बात करेंगे वो बर्थ से 8 तक की बच्चों की बात करेंगे। सो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चा जब माता के गर्भ में होता है, पर वो टच नहीं करने वाले, हम बच्चा आ गया यहाँ और फिर बातें करेंगे जी। तो अर्ली ईयर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर एक डेवलपमेंट मानी हमारे बच्चे और हमारे वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलग अलग पहलू होते हैं जी। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, क्रिएटिव, लैंग्वेज, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये हर एक चीज़ का फाउंडेशन अर्ली ईयर्स में होता है जी। तो जैसे अनुभव बच्चों को अर्ली ईयर्स में मिलते हैं, वो अनुभव से बच्चे का वृद्धि और विकास होता है, और फिर वो आगे जाके जब बच्चा बड़ा होता है तब तक उस पे असर रहता है जी। तो इसलिए एक तो
वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि बिकॉज ये फाउंडेशन ईयर्स है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो अब अभी 20 इयर्स या प्लस से हमें पता चला है, और रियली वो वर्ड सुन के सबको जैसे मैजिकल चेंज आ जाता है, एटीट्यूडनल चेंज, वो है कि अर्ली इयर्स बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप और हमारे सब पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारा हर एक एक्शन ब्रेन से जुड़ा है। तो अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, या कुछ भी हाथ मूव कर रहे हैं, जो भी है सब ब्रेन से होता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि ये अर्ली इयर्स है वो ब्रेन के डेवलपमेंट में, जो जहाँ ब्रेन में जो नर्व सिस्टम्स है, उसका सिनेप्टिक कनेक्शंस है, उसके लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिनेप्टिक कनेक्शंस को चाहिए न्यूट्रिशन और हेल्थ, पर इक्वल इंपॉर्टेंट है कि उसको चाहिए अच्छे से अनुभव। राइट। तो बच्चे को कैसे घर से अनुभव मिलते हैं, कैसे स्कूल से अनुभव मिलते हैं, उससे ये डिसाइड होता है कि उसका सिनेप्टिक कनेक्शंस कितना मजबूत होगा और ब्रेन डेवलपमेंट कितना एडवांस होगा। तो ये सब रीजन से ब्रेन अर्ली इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बच्चे के लिए। सो मैम बहुत सही बता रहे हैं। और जिस तरह ओवरऑल डेवलपमेंट की हम टर्म तो बहुत आजकल सुनते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो मैम ने आपको बहुत डिटेल में अभी बताया। और जिस तरह मैम बता रहे हैं कि फाउंडेशनल ईयर्स, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि छोटे बच्चों को हम क्यों कहते हैं कि इस समय में दिया हुआ हर एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस बच्चों के लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। तो ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं मैम के साथ चर्चा में। मैम, जब हम बात करते हैं राइटिंग की, मतलब जब बच्चा लिखना हम शुरू करता है, तो लिखना डायरेक्टली शुरू कर देता है कि उसके पहले उसकी कुछ स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, तो वो क्या है, थोड़ा उसके ऊपर अगर आप चर्चा कर सके तो। लिखना क्या है जी, है ना। लिखने की जो स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसमें दो थिंग्स इन्वॉल्व है। एक तो अपने बॉडी के मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स से बच्चे पेन या पेंसिल पकड़ के पेपर पे, ज़्यादातर पेपर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, पेपर पे जो मूवमेंट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो एक स्किल हो गई। और दूसरा क्या लिखना है, तो अभी मैं जो लिखने की जो एक्चुअल बॉडी मूवमेंट की स्किल है उस पे बात कर रही हूँ। तो डायरेक्ट लिखना तो कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली शुरू नहीं करते। वेदर कुकिंग होती है या ऑफिस में भी फर्स्ट टाइम जॉब में गए, कुछ भी हमें डायरेक्टली तो कोई के पहले दिन कहता ही नहीं है। तो सेम गोस फॉर राइटिंग। तो कैसे राइटिंग शुरू करवाते हैं, तो बेसिकली राइटिंग में इन्वॉल्व है बच्चे के फाइनर मोटर कोऑर्डिनेशन, जो फिंगर्स मूव होती है, फिंगर क्रेयॉन या पेंसिल या चॉक पकड़ सकती है, तो ये मूवमेंट है। बच्चे की आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, तो जैसे हाथ मूव करता है, क्या बच्चे की नज़र भी उस तरफ मूव करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राइटिंग के लिए। तो कैसा बच्चा, कैसे अनुभव मिले होंगे कि बच्चा अच्छा लिख सकता है। तो ये जो अनुभव है, तो पहला तो बच्चे को खेलने के मौके मिलने चाहिए, बिकॉज राइटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स यूज ऑफ होल बॉडी फ्रॉम माई नेक टू शोल्डर या आर्म मूवमेंट। तो क्या मेरे बच्चे के ये सब मसल स्ट्रेंथन्ड है, उसके शोल्डर मसल, आर्म्स मसल स्ट्रेंथन्ड है, तो क्या आप इसके लिए बच्चे को खेलने के मौके देते हो? बॉल फेंक सकता है, बॉल पकड़ने के मौके हैं, कुछ क्रिकेट छोटा छोटा खेलता है। तो ये पहले तो प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग चिल्ड्रन, तो बहुत सारे मौके प्ले के देने चाहिए। उसके बाद आई फाइनर मसल कोऑर्डिनेशन की, तो ड्राइंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी जिससे बच्चे को प्री राइटिंग का अनुभव मिलता है। राइटिंग, प्री राइटिंग मानी राइटिंग के पहले की स्टेज, पहले का पीरियड, बिल्कुल राइट। उसके अलावा जस्ट एक ड्राइंग, खाली ड्राइंग नहीं, पर जैसे बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, आटे के साथ खेलते हैं, सैंड में कुछ करते हैं, थ्रेड बीडिंग करते हैं, जो बीड्स होते हैं, मणके होते हैं, मोती उसको परोते हैं,
लीव्स का गार्लैंड बनाते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हम बच्चे को करने को देते हैं, या फिर घर में ब्लॉक्स हो, या इवन घर में ब्लॉक्स ना हो तो कटोरी हो, कटोरी को स्टैक करने देते हैं क्या, हर एक कटोरी में एक एक स्पून रखने को देते हैं। ये सब चीजों से बच्चे का फाइनर मोटर कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथेंड होता है। उसके बाद ये सब अनुभव मिल जाए, फिर जाके कुछ राइटिंग पे जाते हैं। वेरी गुड, वेरी ट्रू। आई थिंक सो मैम ने आपके सामने पूरी डिक्शनरी खोल दी है, एंड बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि जब हम एज अ पेरेंट देखते हैं तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा बच्चा लिखता नहीं है, पर क्यों नहीं लिखता है, क्या हमने सोचा है ये सब चीज़ों के बारे में, क्या हमने ध्यान दिया है कि उसके मसल्स डेवलप हैं कि नहीं है। आई थिंक एज अ पेरेंट हमें भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे किस तरह राइटिंग स्किल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हम कई बार पेरेंट्स आई थिंक एक्साइटमेंट में स्कूल जाने से पहले ही मारा छोकरा ने तो ABCD लगता है आवड़े छे, 1 2 3 लगता है आवड़े छे, हम करवा देते हैं मैम। तो कितना हद तक आपको लगता है कि वो सही चीज़ है? क्योंकि हम कहते हैं कि एक बार सीख लिया तो वापस अनलर्न करना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ छोटा है, कैपेबल नहीं है, तब फोर्सफुली आपने सिखा दिया तो रॉन्ग बी बनाएगा, रॉन्ग ग बनाएगा, कोई भी भाषा में, राइट? तो एक तो वो जो इम्प्रिंट रह गई वो उसको सुधारने में ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर कभी कभी बच्चे वो प्रॉपर चीज सीख भी नहीं सकते हैं, राइट? एक तो ये बात है। दूसरी बात जो उससे भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हम अर्ली प्रेशर दे देते हैं, बिकॉज बच्चा तैयार नहीं है। आपने उसको स्कूल जाने से पहले, मानी बच्चा 2-2.5 साल का है, आपने फोर्सफुली बिठा दिया, जब उसको इंटरेस्ट भी नहीं है तब आपने उसको रोट मेमोराइजेशन से A या Z या D व्हाटएवर लिखा दिया, तो उसका पहले से राइटिंग के प्रति अभाव शुरू हो जाता है, डिसलाइक शुरू हो जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो रॉन्ग स्किल तो सीखेगा, पर उसके साथ साथ डिसलाइक टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बिकॉज रीडिंग राइटिंग इज द कोर फॉर all learning that's going to happen, and that you are creating, वो आप क्रिएट कर रहे हैं एक बड़ी सी डिसलाइक, बड़ा सा डिसइंटरेस्ट, और फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मेरा बच्चा लिखता नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बताते हैं। और आई थिंक स्कूल में भी जब टीचर्स सिखाते हैं तो हर चीज़ की एक पद्धति है कि भी सबसे पहले जैसे मैम बोल रहे हैं कि राइटिंग से पहले प्री राइटिंग की बारी आती है। तो प्री राइटिंग को बच्चे को आप मैंने देखा है पेरेंट्स उनको पहले पेन दे देते हैं बच्चे को सीधा, तो आई थिंक पेन भी हमें नहीं देना चाहिए। कौन सी चीज़ से शुरुआत होनी चाहिए मैम, थोड़ा अगर आप उसके बारे में भी बताएंगे कि अगर हम क्रेयॉन है या पेंसिल है, तो सबसे पहले अगर बच्चा फाइनर मोटर स्किल्स, जैसे मोटर स्किल्स के बारे में बात करें मैम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर पे अगर आप है तो आटा दें, मोल्डिंग दें, ताकि उनकी जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो। उसके बाद क्या चीज़ पहले देनी चाहिए? क्या पेन इज़ द करेक्ट थिंग, या पेंसिल करेक्ट है, या क्रेयॉन करेक्ट है? वो पद्धति भी मैम आपको बताएंगे, तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज़। तो पहला तो ये है कि चलो, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आप सब पेरेंट्स को पता चल गया कि आप क्ले देंगे, मिट्टी में खेलने का अवसर देंगे, सैंड में कुछ करेंगे, बच्चा पेपर फाड़ सकता है, आगे जाके सीजर्स से कटिंग कर सकता है, पेपर को क्रम्पल करके जो गुजराती में कहिए छे डूचो बनावी दे एवं सीखी सके, कलर्स थी रमी सके, प्रिंटिंग करी सके। ये सब कर दिया तो पहली चीज आपको देनी चाहिए वो है क्रेयॉन्स। सो क्रेयॉन्स जब देते हैं तब क्या होता है कि बच्चों का जो छोटे छोटे हाथ होते हैं वो थोड़ा थिक सा क्रेयॉन वो पकड़ सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में बच्चे ये हम जो फिंगर ग्रिप जो करते हैं वैसे उनकी ग्रिप होती नहीं है। वो तो पूरी मुट्ठी में क्रेयॉन रख के गोल 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 पेपर पे घुमाएंगे, घुटने की कोशिश करेंगे, पूरा कप चूरा हो जाए वो ट्राई करते हैं। तो वो क्रेयॉन दे दिया, जो बोर्ड पे लिखने के चौक होते हैं वो दे दिए, थोड़े थिक हो तो अच्छा कि वो अच्छी तरह पकड़ सके, नहीं कि लंबे लंबे बड़े बड़े पेंसिल्स या क्रेयॉन्स देने हैं, पर जो हमारे नॉर्मल साइज में मिलते हैं वो क्रेयॉन्स देने चाहिए, वैक्स क्रेयॉन्स देने चाहिए, जिससे वो बच्चा अच्छी तरह ड्राइंग कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बड़ी स्पेस देनी चाहिए ड्राइंग करने के लिए।
तो छोटे छोटे पीसेस पे के बजाय बड़े कागज दे दिए, न्यूज़पेपर को जमीन पे चिपका दिया और उस पे जो उसको या दीवार पे चिपका दिया। एग्जैक्टली मैं आपसे वही कहने वाली थी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चे के हाथ में पेन आता ही नहीं है और पेंसिल आते ही नहीं, और वो दीवार पे घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे मैम बता रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स लगा दीजिए, जहां तक कि बच्चे की हाइट है उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर बच्चा अपना हाथ लिफ्ट कर सकता है, वहां तक की हाइट तक आप अगर न्यूज़पेपर लगा देते हैं तो बच्चा उस पे कुछ भी करेगा, आपको भी टेंशन नहीं, दीवार भी गंदी नहीं होगी। और बच्चे के लिए वो एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। हम साफ सफाई के नाम पर बहुत सारी चीजें बच्चों से छीन रहे हैं और फिर हम ही कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को ये नहीं आता, बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ते। लेकिन क्या इन सालों में जो उनके अर्ली ईयर्स है हमने एक्सपोजर दिया उनको? क्या हमने उनको फ्रीली क्रेयॉन पकड़ के घुटने दिया? और जैसे मैम बता रहे हैं कि हम हमेशा किसी फिगर को भी ड्रॉ कर देते हैं उनके लिए कि इतना छोटा सा बॉल बना दिया, पर जैसे बच्चों को स्पेस के बारे में अभी इतना ज्ञान नहीं है तो उन्हें मन करता है कि वो खुले हाथ से अपने जो स्ट्रोक्स हैं, जो कलर वो करते हैं, वो खुले हाथ से उन्हें और जगह दी जाए। तो थोड़ा सा उस पर अगर आप इन्वेस्ट करें, आई थिंक वो बहुत ही कॉस्टली चीज़ भी नहीं है, न्यूज़पेपर्स या रफ पेपर्स अगर आप उनको दें तो बहुत सही बता रहे हैं मैम। आई थिंक एज अ पेरेंट हमें थोड़ा सा अपना विंडो खोलना है और ज़्यादा सो दैट यू नो एज अ बच्चों को हम और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस दे सकें। मैम बात करें वापस प्री राइटिंग और राइटिंग स्किल्स की, तो प्री राइटिंग इंट्रोड्यूस करना है अगर हमें बच्चों में, तो वो क्या सही उम्र है उनमें इंट्रोडक्शन की? प्री राइटिंग तो हम पहले से कर सकते हैं जी। प्री राइटिंग तो जैसे बच्चा 2.5-3 साल का हो गया, बैठता है, पता चल जाएगा, वो चीज़ें उठाता है, प्रिंट में जनरली इंटरेस्ट बुक्स उसको देखनी अच्छी लगती है, तो उसको ये जो प्री राइटिंग इसको मैं कहती हूँ। अच्छा, जिसको खाली जिनमें आप ड्राइंग दे देते हैं उसको मैं प्री राइटिंग कह रही हूँ। मैं ये भी डिफाइन कर लूँ प्लीज, ये भी डिफाइन कर लूँ। तो ये तो चीजें आप पहले से दे सकते हैं। तो पूरा जो हम नर्सरी क्लास कहते हैं उसमें ज्यादातर ऐसी ही चीजें देनी है जहां वो खुले स्पेस में, बिकॉज अभी उसका डेवलपमेंट इतना भी नहीं हुआ कि वो फाइनर मूवमेंट कर सके। जो लेटर लिखने के लिए थोड़ी ही स्पेस में कुछ डिजाइन करनी है वो नहीं कर सकता। तो ऐसी फ्री चीजें, पेंटिंग जहां ब्रश पकड़े, ड्राइंग, फिंगर पेंटिंग, कुछ भी ऐसी चीजें देनी है। जब तक बच्चा लगभग लोअर केजी में आ जाए, जो आपने ऐसी चीजें दे दी उसको 3 इयर्स में, तो 4 इयर्स में आप प्री राइटिंग मानी आप थोड़े डिजाइन्स ड्रॉ करना सिखा सकते हैं या उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फ्रैंकली जो पेरेंट्स या जो टीचर्स बहुत फ्री ड्राइंग देंगे तो बच्चा अपने आप ही वो पैटर्न्स बनाना क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो उन्हें कंपलसरी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन करानी नहीं पड़ेगी। तो ये हम 4 इयर्स तक शुरू कर सकते हैं। सो मैम के हिसाब से जब बच्चा नर्सरी में है तब आपको प्री राइटिंग एक्सपीरियंसेस उनको ज़्यादा देने हैं। प्री राइटिंग मतलब कि कलरिंग है या मोल्डिंग है, मैम जो बता रही हैं, ब्रश के साथ पेंटिंग है, आप ये सब दे सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चा जूनियर केजी के लिए तैयार होता है तब आई थिंक यू कैन स्लोली जो हम लेटर्स या नंबर्स स्टार्ट कर सकते हैं उनको लिखवाना। लेकिन जहाँ तक हो सके पेरेंट्स घर पर आप थोड़ा कम ही करें, क्योंकि अगर हम भी सब कुछ सिखवा देंगे तो बच्चा स्कूल में जाके बोर हो जाएगा और फिर हमारे वापस कंप्लेन आ जाएगी कि बेटा आपका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास में, वो बैठता नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम उनको आई थिंक मैम क्या सिर्फ राइटिंग और प्री राइटिंग ही सब कुछ है? पेरेंट्स क्या और कर सकते हैं बच्चों के साथ? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब यू वर सेइंग मुझे ये ख्याल आया कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जो स्कूल में करवाते हैं ना वही चीज़ें घर पे करवाते हैं, थिंकिंग कि वो रिपीट होने से हम घर को स्कूल बना देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीख लेगा। तो हमें स्कूल नहीं बनानी है, हमें हमारा घर ही रखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घर में और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे कर सकते हैं। आप बच्चों से सो पहले की राइटिंग अकेला इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग एंड राइटिंग गो टुगेदर, दे वेरी
मच गो टुगेदर, क्योंकि राइटिंग करते क्यों हैं, तो राइटिंग का पर्पस बच्चे को जानना जरूरी है कि बच्चा कि मम्मा इसलिए राइटिंग करती है, लिस्ट बनाती है चीजों का कि ग्रोसरी लेने में मम्मा भूल ना जाए कि आज मार्केट में जाके मुझे लेना क्या है। Correct. या न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि इससे हमें न्यूज मिलता है, राइट। तो ये पर्पस हमें रीडिंग और राइटिंग का बच्चों को बताना है। बेस्ट वे टू डू इट इज डू दिस एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन एट होम। करेक्ट। कि कुछ न्यूज़पेपर में कोई अच्छा सा पिक्चर दिखा दिया बच्चे को, कोई उसके नाम का जिगिशा का ज है तो देखो ये तुम्हारे नाम का ज है तो वो ज दिखा दिया या जे दिखा दिया। स्टोरी बुक्स यूज कर ली, स्टोरी बुक्स, यूजिंग स्टोरी बुक्स विथ पिक्चर्स एंड विथ राइटिंग, जो थोड़ी थोड़ी लाइन्स आर द बेस्ट वेज टू इंट्रोड्यूस रीडिंग एंड राइटिंग टू यंग चिल्ड्रन। उससे हम रीडिंग राइटिंग बेस्ट तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये जब करते हैं तब स्लोली फिर उसको राइटिंग पे ले जाएं, और उसमें जो बच्चे को पसंद है, तो छोटे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है जी, उसके अपने आप में है। ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, सेल्फिश नहीं, ईगोसेंट्रिक मानी उन्हें अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ज्यादा पसंद है सब। तो उन्हीं का अल्फाबेट सिखा दो, उनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट सिखा दो, पापा के नाम का, मम्मा का नाम का, घर के सारे मेंबर्स के, या कोई स्पोर्ट अच्छा लगता है या कोई टीवी स्टार अच्छा लगता है तो उसके नाम का। पर्पसफुल ड्राइंग करवा दो। तो कुछ देखा या कुछ बात कर रहा है तो कहते हैं चलो इसका ड्राइंग करेंगे। आज जैसे बच्चे ने क्रिकेट की बात कर ली तो चलो बैट और बॉल ड्रॉ करते हैं, और फिर बैट और बॉल वो जैसा भी ड्रॉ करे, लाइन करे तो लाइन, पर उसके हिसाब से वो बैट और बॉल है। और उसको फिर पेरेंट लिख भी दे वहां कि ये लाइन जो है वो बैट रिप्रेजेंट करती है, तो BAT, बॉल लिख दिया BALL। तो ऐसे स्लोली बच्चे को रीडिंग राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है और धीरे से इंट्रोड्यूस करना है। बहुत सही बता रहे हैं, और आई थिंक ये भी अर्ली इयर्स में करा जाए तो बहुत बढ़िया है। रीडिंग की बात भी अगर हम करें तो राइटिंग के साथ ही रीडिंग जाती है, और हम अभी भी एज अ पेरेंट बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, रीड नहीं करता है, वो इसीलिए क्योंकि हमने कितना इम्पोर्टेंस बच्चों के सामने क्रिएट किया उस चीज़ का, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप कितनी बार किताब लेकर अपने बच्चे के साथ बैठे कि चलो यार बेटा मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ और तुम अपने कोई भी एक पिक्चर टॉक की बुक लेके बैठे, चलो आप भी करो। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और बच्चे को भी लगता है कि अच्छा मम्मा या पापा रीड कर रहे हैं तो चलो मैं भी क्यों ना अपनी बुक लेकर बैठ जाऊँ उनके साथ, चाहे उसे समझ कुछ ना आ रहा हो, पर वो हमें इमिटेट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आई थिंक ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जो हमें एज अ पेरेंट समझने भी हैं और इसके ऊपर फोकस भी करना है। मैम, मूविंग अहेड, जब कोई भी पेरेंट कोई स्कूल डिसाइड करते हैं अपने बच्चे के लिए, या प्ले हाउस है या किंडरगार्टन है या प्री स्कूल है, तो क्या चीज़ें उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए करिकुलम को लेकर? सो करिकुलम क्या है जी? करिकुलम में ये है कि एक तो कंटेंट क्या सिखाते हैं हमें, बच्चे को हम सिखा क्या रहे हैं ना, वो कंटेंट रहा। तो जैसे एनिमल के बारे में एक्सपोजर दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले कहा कि बच्चे को इंटरेस्ट कहाँ है, किस में है, अपने आप में है या अपने सराउंडिंग्स में है। तो एनिमल्स, व्हीकल्स, क्या ये टॉपिक पे स्कूल में डिस्कशंस होते हैं? ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे को इंटरेस्ट, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा। एक तो ये देखना है, और दूसरा कि पद्धति कौन सी अपना रहे हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, जिसे हम प्लेवे या डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मेथड्स कहते हैं। तो प्लेवे मेथड माने कि जिससे खेल खेल में, खेल की तरह प्रवृत्ति करते करते बच्चा कुछ सीखे। और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट इसीलिए कहते हैं कि विकास लक्ष्य है। मानी जो 3 साल का बच्चा है उसका जो विकास है उसी तरह का प्रोग्राम योग्य होगा। फिर वो जब 4 साल का, जैसे मैंने अभी कहा कि 3 साल में उसको प्री रीडिंग में ड्राइंग और पेंटिंग और वो सब दे दो, जब एक्चुअल कुछ लिखना इंट्रोड्यूस करना है तो 4 इयर्स में कर दो। तो ये हुआ एक डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट वे। ये सब पेरेंट्स को खास देखना है कि बहुत प्रेशर नहीं है, जल्दी ABCD सिखाने की स्कूल ट्राई नहीं कर रहा है,
गीत, स्टोरीज, Stories. उससे एक्सपोजर दे रहे हैं और नेचर वॉक पे ले जाते हैं, कुछ फील्ड ट्रिप्स पे ले जाते हैं, तो ऐसी स्कूल सिलेक्ट करनी करेक्ट, है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं मैम। इसमें गैजेट्स इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं, वो आप प्लीज बताइए, क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लासेस की बात होती है, तो पर प्री स्कूल ईयर्स में, अर्ली ईयर्स में क्या ये रियली इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है? एक्चुअली थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। गैजेट्स की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चे सीखते कैसे हैं, तो बच्चे तो अपने 5 सेंसेस से सीखते हैं, छू के सीखते हैं, सुन के, देख के, सूंघ के, टेस्ट करके। तो ऐसे अनुभव चाहिए। गैजेट सुने ये सब अनुभव देता नहीं है। हाँ, कभी कभी गैजेट इसमें टीचर यूज़ कर सकते हैं कि उन्हें आवाज़, डिफरेंट आवाज़ की पहचान करानी है, तो टीचर के पास कुछ टेप्ड आवाज़ है तो वो सुना के बच्चे को, जो वो नॉर्मली नहीं सुन सकता, जैसे भाई पिकॉक की, ये हम अर्बन सिटीज़ में पिकॉक को नहीं सुन सकते या पैरट को नहीं सुन सकते या कुछ भी, तो वो सब हम सिस्टमैटिकली गैजेट के यूज से ला सकते हैं। पर गैजेट एक माध्यम है सीखने का, सिर्फ एक छोटा माध्यम है। ज्यादातर अनुभव डायरेक्ट, जिसको हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस कहते हैं, जहां बच्चा छुए, देखे, एक्सप्लोर करे, उससे सीखता है। तो वैसे अनुभव, तो गैजेट्स की एक्चुअली कोई जरूरत ही नहीं है स्कूल्स में। देयर इज नो नीड फॉर गैजेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जब आते हैं तो नॉर्मली दे कीप आस्किंग, क्योंकि दे पूछते हैं कि भाई आपके क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं क्या, तो नॉर्मली हमेशा यही हम कहने की कोशिश करते हैं कि भाई स्मार्ट क्लासेस की क्या ज़रूरत है प्री स्कूल में। लेकिन जब ये बात मैम आप एक्सपर्ट बोलते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक अलग मैसेज जाता है पेरेंट्स को, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। अब मैम बात करें उन बच्चों की कि ओरली बहुत अच्छा है, बच्चों को सब कुछ आता है, पर जब बात आती है पेंसिल पकड़ने की, बच्चा ना लेटर लिख रहा है, ना पैटर्न्स बना रहा है, ना नंबर्स लिख रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स को उस समय क्या करना चाहिए और क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उनकी, कि सही में बच्चे का कंसर्न है कि हाँ उसमें स्पेशल एक केयर की ज़रूरत है, या फिर बच्चा अगर लेज़ी है तो उसे किस तरह मोल्ड किया जाए? तो जैसे आपने बताया 2-3 सिचुएशंस हो सकती है ना। एक तो कि जैसे हमने पहले बात की कि पहले इतना करवा दिया है कि अब भी बच्चा थक गया है, उसे वो पेंसिल और पेपर के नाम से चिढ़ है, तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। टीचर को भी रिक्वेस्ट करिए कि आप जाके झगड़ेंगे नहीं टीचर से कि क्यों बच्चा सीख नहीं रहा, उसको छोड़ें और थोड़े टाइम उसको एक्सप्लोर करने में और चीज़ें एक्सप्लोर करने में टाइम दे दीजिए। थोड़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा अपने आप स्लोली और फ्रेंड्स को भी देखेगा, सीखने में इंटरेस्ट होगा तो वो पिकअप कर लेगा। सेकेंड थिंग इज कि थोड़े हम सबका डेवलपमेंट अलग अलग पेस पे होता है। तो कभी कोई बच्चा, जैसे मैंने जनरली कह दिया कि प्री राइटिंग की एक्टिविटी 3 साल के बच्चे को दे दीजिए और अल्फाबेट इंट्रोडक्शन 4 इयर्स में कर दीजिए। कभी कोई बच्चा 4 इयर्स के थोड़े पहले भी राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगे और राइटिंग करना शुरू कर दे, या कभी कोई 4.5 इयर्स तक भी खाली ड्राइंग और पेंटिंग ही करना चाहता है। तो जब तक वो बच्चा एक पूर्ण रीत से तैयार नहीं हो जाएगा विकास की दृष्टि से, तो उसे वो राइटिंग करेगा ही नहीं। तो आपको ये देखना है, पर हाँ डर ये रहता है कि क्या फिर मेरा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो लिखेगा ही नहीं, फॉरएवर ऐसा रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट में आगे पीछे होके बच्चे 6 महीने ऐसे वैसे हो जाते हैं कि मैं 3 साल में कुछ मैंने किया, कोई 2.5 साल में करेगा, कोई 3.5 साल में करेगा। तो इतने में जो डिफरेंस आ रहा है तो पेरेंट्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि चलो बच्चा लिख नहीं रहा, पर क्या वो जैसे मैंने पहले कहा कि मोती परोता है, क्या वो कटिंग कर सकता है, लाइन डोरी है तो लाइन पे कट कर सकता है, लाइन दौड़ने को आपको हो या स्केल दे दो तो स्केल करके वो कुछ ड्रॉ कर रहा है। तो पहले की ज़माने में जब शू लेस वाले चप्पल से तो बूट थे तो कहते थे लेसिंग कर सकता है, या अभी भी राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम के बिना फुटवेयर पहनता है।
तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। ये बच्चे को प्रॉब्लम है इंटरेस्ट की, तो उसके टॉपिक के बारे में ड्राइंग करवाइए, उसके जैसे मैंने अर्लियर भी कहा टॉपिक में लिखवाइए, आप लिखिए और बच्चा पढ़े। वो कुछ पढ़ता है उसमें इंटरेस्ट देके उसको कॉपी करने को कहिए। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं। पर तो भी आपको लगे कि 6 महीने हो गए, 8-9 मंथ्स हो गए और बच्चा नहीं कर रहा है, तो इट इज गुड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड स्पेशलिस्ट इन बड़ौदा आल्सो, जो बच्चे को खास लर्निंग डिफिकल्टीज जो पड़ती है कि पढ़ाई में उसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई मानी लिखना पढ़ना में, तो वो अपने आप वो बच्चे को स्टडी करके उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको स्पेसिफिकली एक्टिविटीज देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं मैम कि स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन इसमें भी मैम कई बार ऐसा होता है कि एज अ पेरेंट ये घबरा जाते हैं कि सही में मेरे बच्चे को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, मतलब कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया है, ऐसा फील होता है। तो मैम कितने हद तक एज अ पेरेंट हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है? पहले तो पेरेंट्स को मुझे ये कहना है कि आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार तो कोई नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो पहला किसी की हमें नहीं सुननी है, सोसाइटी की नहीं सुननी है, हमें अपने बच्चे को देखना है, सेंटर में अपने बच्चे को रखना है, राइट। तो टोटली आई अग्री विथ यू आरती कि वी डू नॉट हैव टू, पेरेंट्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स। या मेरे बच्चे के लिए हेल्प लेना जरूरी है, और वो हेल्प से क्या मेरे बच्चे का भविष्य सुधरेगा, वो इमीडिएट भविष्य हो या लॉन्ग टर्म भविष्य हो, तो मुझे हेल्प लेनी ही चाहिए। जैसे सिंपल ये है कि बुखार आता है तो हम हंसते हंसते डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर जब बच्चे को कुछ लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो अभी भी हमारे समाज में ये स्टिग्मा है कि ओ स्पेशल हेल्प ले ली, काउंसलर के पास गए, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत इजीली हेल्प लेनी चाहिए, और जिनसे हेल्प लेते हैं वो भी जो प्रोफेशनल होता है वो बच्चे के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे, वो अच्छी तरह बच्चे को ट्रीट करता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम, और आई थिंक जितना जल्दी हम इस चीज को पकड़ पाएंगे वो हमारे बच्चे के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इसको जितना लंबा करते जाएंगे, डिले करते जाएंगे, हमारे बच्चे को ही आगे जाके फॉर्मल स्कूलिंग में दिक्कत आएगी, फिर वो पढ़ाई की बात हो या लिखाई की बात हो, दोनों तरीके से। तो एज अ पेरेंट, जैसे मैम बता रहे हैं कि आप आपके बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपका बच्चा आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो बाकी सबकी चिंता मत करिए। एंड इफ़ यू फील के भी आपको ज़रूरत है उस समय, तो प्लीज़ गो एंड मीट अ स्पेशलिस्ट। मैम स्पेशलिस्ट अगर कोई है तो वो किसको मिलना चाहिए, अगर आप कोई नेम एक स्पेसिफिक बता सकें तो एक तो मैं जिनको बहुत जानती हूँ और बहुत सालों से अनुभव हैं, जिनका डॉक्टर श्रुति भार्गवा करके हैं, जिनका अलकापुरी में नियर रेलवे स्टेशन उनका छोटा सा सेंटर भी है। तो उनको कांटेक्ट करिए, वो टेस्ट भी करती हैं बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छी तरह बता भी देती है कि क्या करना चाहिए घर पे, और वो नॉन कमर्शियल है, तो क्या है कि वो कह देगी कि इसके लिए मेरे सेंटर में आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे प्रवृत्ति करा दीजिए, उसको लगेगा 6 महीने मेरे सेंटर में भेज दीजिए, जरा सपोर्ट मिल जाएगा, तो वैसा करेगी। सो एक ये है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज में भी सेंटर है, तो वहाँ लोग जा सकते हैं, डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स जो भी हमें सुन रहे हैं बड़ौदा से, मैम आपको रेफरेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप बड़ौदा के नहीं हैं और आपको रेफरेंसेस चाहिए तो आप कहीं पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। VNM टीवी की टीम जो है किड्स की, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। हम मैम से बात करके आपको रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, सो प्लीज़ फील फ्री इन दैट। मैम वापस बात करें अगर राइटिंग की, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को राइटिंग नहीं आ रहा है, वो लिख नहीं रहा है, या फिर पेंसिल तो पकड़ लिए पर अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो कितने हद तक एज अ पेरेंट मुझे उसका हाथ पकड़ के लिखवाना चाहिए? तो हाथ तो पकड़ना ही नहीं है बच्चे का, क्योंकि जो हाथ पकड़ के आप मूवमेंट करवाएंगे तो वो तो एक आर्टिफिशियल और प्रेशर होगा बच्चे पे जी, तो वो तो बहुत रॉन्ग मूवमेंट है जी, तो वो उससे इनफैक्ट बच्चे को प्रॉब्लम होगा, राइट, दिक्कत होगी आगे जाके पढ़ाई करने में जी, तो वो नहीं करना है। हाँ, आप डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेंसिल्स यूज कर ली, वो कट
कट ऐसे लेटर्स आते हैं, उसमें बच्चे को कुछ घुटना करा दीजिए, या आप घर पे छोटी ऐसे स्टेंसिल्स या डिजाइन्स बना दे जिसमें वो बच्चा अपना क्रेयॉन मूव कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, जितना बच्चे को लिखने का प्रॉब्लम ज्यादा, इतना ज्यादा स्पेस दे दीजिए लिखने के लिए। तो वो बच्चों को स्क्वायर लाइन बुक, 4 लाइन बुक वो तो देना ही नहीं है। इनफैक्ट ब्लैंक शीट्स और बड़ी ब्लैंक शीट्स देनी है, तो उससे सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ। मैम, अगर मैंने कई हद तक पेरेंट्स को ये भी बात करते सुना है कि उसको 1 का ना स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो वो लिखता भी नहीं है, वैसे भी लेजी है, तो मैंने उसको 10 बार लिखने के लिए दे दिया। तो वो रिपीटेटिव राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट, क्या इसमें सही में काम करेगा बच्चे की राइटिंग या उसकी स्पीड में? सो प्रैक्टिस मेक्स इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो इट इज नॉट कि प्रैक्टिस नहीं देनी है जी, पर हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिस मानी ए सीखना है 100 टाइम्स ए लिखाओ, 1 सीखना है 20 टाइम्स 1 लिखाओ, तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। डिफरेंट वेज में, तो आज ए सिखाया, 4 बार ए लिखा, कल कुछ मैचिंग दे दिया, कोई पिक्चर्स दे दिया, एरोप्लेन, एप्पल, व्हाटएवर, एलिगेटर, और फिर मैचिंग करा दिया ए के साथ, और फिर अभी कहा जहां जहां पेपर पे ए दिखता है पेपर आप ए लिख दो, तो ऑटोमेटिकली पेपर पे 5 जगह पे ए आएगा, बच्चा ए लिख देगा, राइट? सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन गिव प्रैक्टिस। पर जो वो रोट लर्निंग प्रैक्टिस है, जो हम एक लाइन में स्पेलिंग या एक लाइन में अल्फाबेट या नंबर लिखाते हैं, वो तो बहुत यूजलेस तरीके की प्रैक्टिस है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी देखते होंगे, टीचर्स भी देखते होंगे कि आप पहला ए देखिए और लास्ट ए देखिए, वो ए उल्टा ही कुछ हो जाता है लास्ट में आए तब तक, और बच्चे का इंटरेस्ट चला जाता है। हाँ। और आई थिंक मैम ने जैसे पहले बताया था कि वो डिसलाइक करने लग जाता है उस चीज को, तो ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें हमारे बच्चों को उस एक्टिविटी से डिसलाइक करवाना है या थोड़ी कम प्रैक्टिस करवाएंगे तो चलेगा। बट वी कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज जो मैम बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आप उसको वही एक्सपोजर दीजिए और धीरे धीरे वो अपने आप कनेक्ट करना शुरू करेगा। मैम ने काफ़ी सारी टेक्निक्स ऑलरेडी हमें पहले बता दी हैं, तो मैम अब आखिरी जाते समय मैं आपसे ज़रूर एक मैसेज अगर हमारी ऑडियंस को कुछ देना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना, जो मैंने कह दिया, पर प्लीज घर को स्कूल मत बनाइए, ये मेरा एक बहुत रिक्वेस्ट है। और बच्चे को अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करने दीजिए। कितना इम्पोर्टेंट होता है ना चाइल्डहुड के अनुभव, और जैसे मैंने कहा कि प्ले इज सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, तो बच्चे को खेलने का ये समय है, ना कि स्कूल जाए फिर ये क्लास में जाए फिर ये क्लास में जाए, ये एक्टिविटी करे वो उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो अभी तो बच्चा छोटा है, उसे खेलने का समय दे दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, और घर को घर बना के रखिए, स्कूल मत बना दीजिए। ये मेरा एक बहुत बड़ा अपील है पेरेंट्स को। मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक मैम। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें बहुत सारे हैंडफुल टिप्स मिले होंगे, और मैम जब बात करते हैं ना तो वैसे ही लगता है कि शी इज़ द आइडियल टीचर जो बात करती हैं हमेशा, और मेरी तो है ही वो डेफिनेटली। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा दिन है आज के आप हमारे साथ जुड़े हैं, और VNM TV किड्स के इस माध्यम से जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो मैं वापस आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लॉकडाउन में मैंने ये बात करते देखा हुआ है, सुना हुआ है कि बच्चों ने पेंसिल्स नहीं पकड़ी हैं, क्रेयॉन्स नहीं पकड़े हैं, वो नहीं लिखते हैं। तो इस सेशन से आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जिस तरह मैम ने बताया कि अगर डिले हो रहा है तो आप एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करिए अपने बच्चों में कि भाई वो डिले क्यों हो रहा है, और काफ़ी हद तक अगर नहीं बच्चा कर पा रहा है तो फिर उसे एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है। उसके लिए हिचकिचाइए मत, आगे बढ़िए। आपका बच्चा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। VNM TV के इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे एपिसोड्स और हमारे टॉक्स तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।